नेहरू की आजकल जो आलोचना होती है वो तीन विषय पे बड़ी होती है। एक तो अमेरिका से नहीं जुड़े, ये नॉन अलाइंड रहे, ये अमेरिका से जुड़ जाते तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, चीन के साथ इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर दिया, चीन ने हमको दगा दिया। तीसरी बात, पाकिस्तान में पीओके नहीं ले लिया। तीन बातों पे होती है। अमेरिका से आप जुड़ गए, ट्रम्प साहब ने समझा दिया अमेरिका क्या है। वो नेहरू समझ गए थे, पहले ही समझ गए थे। अमेरिका को पार्टनर्स ऐसे चाहिए जो उनके कहने पर अंगूठा लगा दे। वो नेहरू ने मना कर दिया, हम लोग लगाने लगे हैं। आजकल अमेरिका में जो गड़बड़ होता है, कितनी बार ट्रम्प कैसे कैसे लफ्ज बोला है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। जयशंकर बहुत शार्प है, और अभी जो यूरोप वगैरह अमेरिका पे जो उसके कई सारे स्टेटमेंट हैं वो साफ और ब्लंट हैं बहुत, कि यूरोप किसी ज़माने में ये समझता था कि यूरोप की प्रॉब्लम्स विश्व की प्रॉब्लम्स है, विश्व की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कहा है उन्होंने। तो लेकिन व्यवस्था में रह के आप, ये व्यवस्था ऐसी है कि आपको अलग बात नहीं कहने देती। इसे, और वो समझते हैं, इंटेलिजेंट है, और वो ये भी जानते हैं कि उनके फादर व्यवस्था की परवाह नहीं करते थे, जो वो ठीक समझते थे वो बोलते थे। के सुब्रमण्यम को अगर आप तोलें, बहुत मुश्किल है ये तोलना उनको, लेकिन वो न्यूक्लियर इशू पे, सिक्योरिटी पे, कारगिल रिपोर्ट को लेकर सब जगह उन्होंने वो बात कही है जो उनको ठीक लगता था। उसका नतीजा क्या हुआ? सुब्रमण्यम को कभी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, सुब्रमण्यम को कभी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनाया गया। ये जयशंकर को पता है कि व्यवस्था से लड़ोगे तो व्यवस्था आपको अलग थलग करेगी। अगर आप व्यवस्था को शीशा दिखाओगे, तो एक गजल है जिसमें है ना कि चाहे उसे सोने में जड़वा लो, शीशा झूठ बोलता ही नहीं। हाँ, ठीक बात है। आप शीशे की कितनी तारीफ कर लो, वो तो सच बताएगा। वो सुब्रमण्यम थे, तो सच बताता कि आपने यहाँ पे गलती की। कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हमारा, 2 टूक जबान में सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। पहलगांव में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी ये व्यवस्था बात नहीं करती। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो ये पिता पुत्र ने पिता की लीगेसी से सीखा है कि कहाँ सावधान रहना है, कहाँ संभाल के कदम रखना। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के जड़ में बैलेंस है, ये बालन शाह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। वो हिस्ट्री ये है कि पृथ्वी नारायण शाह जो वहाँ थे, जिन्होंने नेपाल बनाया 1769, उनके दिव्य उपदेश हैं। उस दिव्य उपदेश में एक सेंटेंस ये है कि नेपाल इज लाइक ए तरुल बिटवीन 2 ढुंगाना। ढुंगाना इज बिग बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े के बीच में एक छोटा सा पौधा नेपाल है, 2 पत्थरों के बीच में, चीन और हिंदुस्तान। और तब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में पावर बढ़ रही है, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसी पृथ्वी नारायण शाह ने, जो हिंदू था, जिसकी एथनिक रूट्स उदयपुर से जुड़ी हुई है, ग्रेट, उदयपुर से गया था, उसने हिंदुस्तान के गढ़वाल, कुमाऊं सबको जीता और नेपाल को बढ़ाया आगे। ये जड़ में है नेपाल की विदेश नीति के संतुलन में। बिगड़ा कहाँ से? ये बिगड़ा राणाओं के वक्त से, जब राजा को उन्होंने गद्दी पे बिठा के अलग छोड़ दिया और खुद सारा राज्य ले लिया। और उन्होंने कहा अंग्रेजों से, भाई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे लिए बिके हुए हैं, तो तुमको गोरखा चाहिए तो हमारी सैनिक ले जाओ, लड़ो उनसे। और अंग्रेजों ने क्यों लिया उनको? क्योंकि गोरखा सैनिक लड़ने से नेपाल की मिलिट्री पावर कंट्रोल में आ गई। ओके, तुम्हारा आदमी तो हमारे लिए लड़ रहा है, तो तुम हमसे कैसे लड़ोगे? ठीक बात है। नए नेपाल से डील करने के लिए मोदी जी के भारत को उनकी सेंसिटिविटी और ये फ़र्क जो है उनका समझना पड़ेगा। अंग्रेज़ी में मैं अक्सर एक सेंटेंस कहता हूँ जो सिर्फ नेपाल के लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है। हाउ, उनका सबसे बड़ा डायलेमा जो है, परेशानी है, वो ये है, हाउ क्लोज टू इंडिया इज नॉट टू क्लोज। आपसे दोस्ती करना चाहते हैं हम भैया, लेकिन हाथ ही मिलाओ, गले मत मिलो। अब हमको अपने आप में समेटो मत, हम अलग हैं। भूटान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आता है, मैं जेएनयू में बैठा पढ़ा रहा था, हमारा प्रो वाइस चांसलर आया, उसको मैंने बुलाया, वो मेरा मित्र है, उसको बुलाया मैंने, वो भाषण देने लगा। उससे पहले इंट्रोड्यूस करते हुए वो कहता है कि वी आर द सेम पीपल। उसके जाने के बाद फॉरेन मिनिस्टर कहता है, यार
Tell them we are not the same people, we are different. हेनरी किसिंगर ने एक बात कही थी, सर अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है पर दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अमेरिका ने भी एक बात कही थी, ट्रम्प ने खुद एक बात कही थी, जो ट्रम्प को सवाल में पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 सप्ताह पहले, किसी ने कहा कि साहब एक बहुत बड़े आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईरान ने अभी तक कोई मिलिट्री लड़ाई नहीं जीती है, लेकिन ईरान ने कभी कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में मात नहीं खाई है। तो ट्रम्प को पूछा कि व्हाट इज योर रिएक्शन, तो ट्रम्प ने कहा किसने कही ये बात, बड़े गुस्से में कहा। उसने खड़े होकर जवाब दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प की पहले वाली टर्म में ट्रम्प ने ऐसे बोला। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी वाइब पसंद आ रही है, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस और इंटरव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे को डोनेट भी करिए, थोड़ा हमारे को सपोर्ट भी करिए, क्योंकि हमारे को बहुत मेहनत और एफर्ट लगती है इन वीडियोस को प्रोड्यूस करने में, ताकि हम क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। सो सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? आई एम ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और स्वागत है आपका। आप जैसे लोगों से मिलके हमेशा बहुत एक वार्म और एक पॉजिटिव वाइब आती है। नहीं नहीं, बिल्कुल आइए आप। कहाँ हो आजकल आप? क्या कर रहे हो? कहाँ इन्वेस्टेड हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं अब रिटायर्ड लाइफ है मेरी, हाँ हाँ। लेकिन जेएनयू ने मेहरबानी करके प्रोफेसर एमेरिटस बना रखा है, हाँ। तो मैं जेएनयू भी जाता हूँ। फिर एक सिंगापुर की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपना ऑनरेरी फेलो बना रखा है, जहाँ मैं पहले 8 साल रह के आया था। श्रीलंका में एक संस्था है, उन्होंने भी अपना फेलो बना रखा है। बाकी यहाँ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में लेक्चर करता रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर करता रहता हूँ, आप लोगों से बात करता रहता हूँ, अच्छा। सेमिनार कॉन्फ्रेंस करता रहता हूँ, आर्टिकल लिखता रहता हूँ। ग्रेट सर, आप अपनी जर्नी को देखते हो वहाँ से, जोधपुर के एक गांव से लेके और पूरा जेएनयू और एक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, और फिर मतलब एक बिल्कुल ग्राउंड से उठ के, और पर्टिकुलरली आप एनवॉय बने, हाउस में भी रहे, एनवॉय रहे आप, साथ ही साथ में आपको श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्रीलंका रत्नम मिला। ये सारी जर्नी किस तरीके की है? एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन है ये। नेपाल मेरा क्या कहना चाहिए, फर्स्ट एकेडमिक लव था। ओके। और अगर आपका फर्स्ट लव है तो वो आपको छोड़ता नहीं। अच्छा। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो नेपाल छोड़ता नहीं। उसके बाद सारे दक्षिण एशिया को देखना भी शुरू किया मैंने, अध्ययन करना शुरू किया उसका। लेकिन नेपाल और नेपाली मुझे नहीं छोड़ते और मुझसे नेपाल नहीं छूटता। ओके। वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े उथल पुथल में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, कई जगह सक्रिय भी रहा हूँ। लेकिन बाकी जो डेस्टिनी की आप बात करते हैं ना, पता नहीं आप लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, आजकल मेरी समझ में ये आने लगा है। लोगों को कई बार मुगालता होता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मुझे ये मुगालता बिल्कुल नहीं है, मैं इसको डेस्टिनी मानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसको मैं समझता हूँ कि उस पर मेरा कोई रैशनल आंसर नहीं है उसका। और ये कैसे हो गया? मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो लोग उस वक़्त 2 ही ब्रांचेज होती थी, एक डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए। तो इंजीनियर साइंस मैथमेटिक्स शुरू किया मैंने। मैथमेटिक्स में कमज़ोर रहा मैं, पास होता गया लेकिन बहुत अच्छे नंबर उसमें नहीं आए कभी भी। फिर भी बीएससी किया, बीएससी करके मेरा केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आते थे, तो केमिस्ट्री में मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। लेकिन हमारे नाना जी नौकरी करते थे बेचारे 80 साल के बाद भी, तो उनकी नौकरी से हम लोग घर चलाते थे। वो नौकरी टूट गई उनकी, प्राइवेट फर्म में थे तो नहीं रही, वो उम्र की वजह से नहीं रही, ठीक भी रहा, उनका स्वास्थ्य भी नहीं था उसको चलाने के। तो मुझे एडमिशन नहीं लेके नौकरी करना पड़ा, तो मैं स्कूल टीचर हो गया। वो आसानी से साइंस टीचर होते थे उस वक़्त। 2 साल स्कूल में रहा तो लोगों ने कहा, मुझे मन में लगा यार यही ज़िंदगी है क्या, कुछ और होना चाहिए। तो लोगों से पूछा भाई क्या कर सकता हूँ मैं बिना नौकरी छोड़े? तो उन्होंने कहा आप एमए करिए। सिविल
ये साइंस जो होती है उसमें सीनियर टीचर की पोस्ट निकलेगी। तो आप सीनियर टीचर हो सकते हैं, नहीं तो जूनियर टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर रहेंगे। तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस में करिए। एज ए प्राइवेट कैंडिडेट टीचर्स वर अलाउड आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस। तो 2 years सर्विस के बाद मैंने प्राइवेट एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं पॉलिटिकल साइंस। गंगानगर में स्कूल टीचर होके वहाँ की लाइब्रेरीज में जो जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें थी सब मैंने देखी, पढ़ ली और इम्तिहान दे दिया और पास हो गए। लेकिन वहाँ डेस्टिनी आई मेरे सामने। अच्छा। पहली डेस्टिनी तो ये साइंस टीचर से पॉलिटिकल साइंस में आया, वहाँ डेस्टिनी आई। एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल में हमारे यहाँ 2 पर्चे होते थे, एक ऐसे स्ट्रोक वाइवा। ओके। या तो आप ऐसे लिखिए या वाइवा से पास कीजिए। तो आई डिसाइडेड टू हैव वाइवा। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं सब ने कहा गधा है तुम, बेवकूफ़ है, क्योंकि वाइवा में जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर बैठ के दुनिया भर के सवाल पूछेंगे तेरे से। हम लोग 4-5 ऐसे क्रैम्प करके जाते हैं, एक आध आ जाता है, लिख देते हैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसमें पास हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, वाइवा ही जाऊँगा। तो मैं वाइवा में गया और वहाँ पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर थी आलू दस्तूर, जो बहुत इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव माइंडेड। शी हैड पार्टिसिपेटेड इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑल्सो। ओह ग्रेट। उषा मेहता के साथ में बॉम्बे। शी वॉज द एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो उसने इंटरव्यू लिया मेरा डिपार्टमेंट के लोगों के अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो उसने कुछ सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने कहा प्लेटो पढ़ा। तो उसको लगा कि ये लड़का फेंक मार रहा है कि प्लेटो कैसे पढ़ा, ओरिजिनल किताब। तो उसने कहा किताब कैसी है वो? तो जैसी थी मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने पढ़ी थी। मुझे जो किताबें मिली वही पढ़ी। मुझे पता ही नहीं था कि प्लेटो इतनी बड़ी किताब होती है। तो पढ़ा, जवाब दिया, तो वो इम्प्रेस हो गई। इम्प्रेस होने के बाद में उसने एक कहा कि पर्सनल सवाल पूछती हूँ। मैंने कहा पूछ लीजिए। तो कहा कि आप दाढ़ी बढ़ाते क्यों हैं? अच्छा, आपने दाढ़ी रख रखी? तब मैं शुरू से ही ऐसे ही था। अच्छा। तो मैंने कहा आपने सवाल गलत पूछा। हाँ। तो वो चौंक गई कि कैसे गलत पूछा? मैंने कहा मैं दाढ़ी काटता नहीं हूँ, बढ़ती अपने आप बढ़ जाती है। तो आप सवाल ये पूछिए कि वाई डू आई नॉट ट्रिम इट? डोंट आस्क मी वाई डू आई ग्रो इट। आई एम नॉट ग्रोइंग इट, इट ग्रोज ऑन इट्स ओन। शी वॉज वेरी हैप्पी। और उसने वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहा कि ये बच्चा अच्छा काम करता है, इससे रिसर्च कराओ। कहाँ बेचारा पढ़ा रहा है गंगानगर में। तो ये डेस्टिनी हुई ना, जो मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज ए जेम ऑफ ए पर्सन, SP वर्मा होते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम छोड़ के आ जाओ, रिसर्च करो। मैंने कहा जी नौकरी मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे नाना नानी मेरे पे डिपेंडेंट है। तो कहा कि फिर क्या करें? अच्छा तुमको ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ही रोट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन राजस्थान एक्सप्लेनिंग दैट इसका इंटरव्यू हुआ, ये अच्छा हुआ, ये हुआ, और हम चाहते हैं कि रिसर्च करें, तो इसका तुम जयपुर ट्रांसफ़र कर दो। एंड SP वर्मा वाज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो उन्होंने मुझे जयपुर ट्रांसफ़र कर दिया। दिस इज़ हाउ आई डिड माई PhD इन पॉलिटिकल साइंस। ग्रेट। और उसके बाद में JNU में नौकरी मिल गई। अच्छा, वो कैसे हुआ सर JNU में? वो इंटरव्यू हुआ। हाँ। और JNU के कुछ लोगों ने पहले ही कोई कैंडिडेट उनके दिमाग में था। तो मुझे जब इंटरव्यू में गया तो उन लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ है, तुम्हें पता नहीं ये पोस्ट तो इनके लिए बनी है, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर? मैंने कहा नहीं, अब मैं तो चांस ले रहा हूँ। तो मैं गया। उस वक्त आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। इनफैक्ट आई फेस 3 इंटरव्यूज इन नवंबर 1973 and I got selected in all the 3 of them. Oh great. And in 2 of them number 1 position, उसमें तीसरा हिमाचल यूनिवर्सिटी में एक ही था। But we had our marriage and my wife was in Delhi. So I decided to opt for Delhi. One post was IDSA, Institute for Defence Studies. दूसरी बात JNU. I opted to join JNU. जब मैं JNU कर रहा था तो आपने नाम सुना होगा K सुब्रमण्यम का। जी। He was the director of IDSA. उन्होंने बुलाया कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो JNU ज्वाइन करूँगा। कि JNU क्यों ज्वाइन करोगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते? नहीं वो यूनिवर्सिटी है, नहीं, ये बड़ा नाम था उस वक्त, तो इसीलिए JNU ज्वाइन किया।
और उन्होंने कहा कि मैं आई गिव यू 50% रेज। बेसिक सैलरी उस वक्त 400 होती थी। उन्होंने कहा मैं आपको 600 पे लेता हूँ। मैंने कहा जी मैं आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि सुब्रमण्यम वाज ए बिग नेम, लेकिन ज्वाइन तो मैं जेएनयू ही करूँगा। जेएनयू करके मैं छुट्टी लेके आऊँगा, विच आई डिड लेटर ऑन on his very affectionate insistence. So I served in IDSA with a Lian in JNU. तो वहाँ 1 साल 2 साल की छुट्टी लेके मैंने किया. So that's how it happened. Okay. And that again was a destiny that I got selected in JNU, despite the fact कि उन लोगों ने अपने दिमाग में लोकल कैंडिडेट रखा हुआ था. अच्छा. उसमें वो हुआ ऐसे कि हम दोनों में जो कंपटीशन था, मैंने नेपाल फॉरेन पॉलिसी पे काम किया है. उसमें एक चैप्टर है नेपाल चाइना रिलेशंस. उस आदमी ने इंडोनेशियन फॉरेन पॉलिसी पे काम किया था. एक चैप्टर है इंडोनेशिया चाइना रिलेशंस. अच्छा. उसमें लिखा था कि चाइनीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में कुछ जानना चाहिए. तो लोकल लोगों ने समझा कि उसी के लिए पोस्ट है, उसी के लिए थी. वहाँ के लोग वही चाहते थे. लेकिन सिलेक्शन कमेटी में मेरा कोई 47-45 मिनट का इंटरव्यू हुआ. और एक्सपर्ट्स लोगों ने कहा इसको लेना चाहिए, ले लिया उन्होंने. ग्रेट. तो आप तो ल्यूमिनियरी हो सर पूरे के पूरे. 73 में तो वो स्टार्ट ही हुआ था इंस्टीट्यूशन, तब तो 71 जेएनयू 69 में शुरू हुआ. हाँ 69 70. तब तो पहले मैं कह रहा हूँ कि जो नई जगह अब आज नई जगह थी. आई एम वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन जेएनयूआइट्स. हाँ, उससे पहले तो ओल्ड बिल्डिंग में होता था. नहीं, ओल्ड बिल्डिंग में थे हम. व्हेन आई जॉइंड तो वही नीचे वाला जो ओल्ड कैंपस है जहाँ आजकल सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वहीं पर हमारा कमरा था. ओके. फिर हम लोग ऊपर मूव किए. ओके. तो सर मैं ये सारी आपसे डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी की बात करने से पहले मैं एक चीज़ जानने में मेरी दिलचस्पी है. आजकल का जो माहौल है, और पर्टिकुलरली मैं माहौल को एक नेगेटिव नज़र से नहीं देख रहा, मैं एक और बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के पैरेलली इस देश में हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है. ओवरली कंज्यूम्ड टॉपिक है हिस्ट्री. हिस्ट्री के अलावा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पे भी आज इस देश में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. एक पब्लिक सेंटर में पब्लिक लाइफ का हिस्सा बन चुकी है फॉरेन पॉलिसी, जो मैं देखता हूँ कि आज से पहले कभी हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता. पर इतना ज़्यादा ओवरली कंज्यूम फॉरेन पॉलिसी को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हर आदमी अपनी अस्मिता से जोड़ के उसे देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाता है तो वो एक अलग पॉइंट से देखता है, न्यूयॉर्क जाते हैं तो अलग पॉइंट से, यूरोप जाते हैं तो अलग पॉइंट से. तो ये इतनी पब्लिक टॉकिंग क्यों हो रही है पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो एक अपने आप में प्रोफेशनल सब्जेक्ट था और हर आदमी एक्सपर्ट है? मेरी राय दूसरी है इसके बारे में. फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट पब्लिक डिस्कशन का काफ़ी वक्त से रहा है. ओके. नेहरू के वक्त में एशिया के लोगों को साथ लाना और नॉन अलाइनमेंट की बहुत चर्चा होती थी. हम लोग जो पहले की जनरेशन के हैं, हम लोग अपने आप को नॉन अलाइनमेंट नेशनलिस्ट कहते हैं कि हम लोगों का कमिटमेंट था. नॉन अलाइनमेंट मतलब ये बड़े बड़े जो गुंडे हैं इनके साथ नहीं रहना है, हमें अपनी विदेश नीति खुद चलानी है. उसकी काफ़ी चर्चा होती थी. मिसेस गांधी आई तो 71 में बांग्लादेश बना, 74 में उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसकी भी बहुत चर्चा होती थी. तो ऐसा नहीं है फिर चीन अमेरिका के साथ मिल गया, हम लोग अलग थलग बन गए, उसकी भी बात होती थी. लेकिन फ़र्क क्या है मेरे हिसाब से कि पुराने लीडर्स अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते थे कि हमने ये किया है. अच्छा. इसीलिए पब्लिसिटी, मीडिया, टेक्नोलॉजी भी बदल गई. आज सोशल मीडिया तो था नहीं, टेलीविजन थे नहीं उस वक्त. नेहरू के वक्त में तो नहीं था रेडियो से बात सुनते थे हम लोग. तो जो मास में मैसेज जाने का मीडियम था वो अवेलेबल नहीं था, फर्स्टली. और सेकेंडली ये जो लीडरशिप थी पुरानी, ये अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करती थी. ओके. लोग कहते थे. अब फर्क आ गया. एक तो मीडिया है, उसकी सहूलियत है बहुत. और आप रोज अखबार में देख लीजिए, 2-2, 3-3, 5-5 पेजेस नेताओं के नाम से छपे रहते हैं. मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. नेताओं के नाम से छपे रहते हैं. विदेश नीति में जहाँ एक विदेश यात्रा होगी तो आपके सारे जो इने गिने टीवी चैनल हैं वो सब उसकी बात करेंगे, रेडियो उसकी बात करेंगे.
अखबारों में सिर्फ वही लिखा जाएगा, उसका जो नेगेटिव पहलू है वो नहीं आएगा। पहले नेगेटिव पहलू भी डिस्कस होता था। तो ये फर्क है। फर्क ये है कि जनता में विदेश नीति का संदेश ज़्यादा गहराई से भेजा जाता है और जाता है, और उसके साधन भी उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि विदेश नीति अलग हो गई, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें सभी कुछ मिल गया आपस में। सारे देश जैसे एक कम्युनिटी बन गया, वर्ल्ड एक कम्युनिटी बन गया। पहले नहीं था, ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये इधर डिवाइड, ये उधर डिवाइड है, मिलिट्री डिवाइड है। और उस ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध भी गहरा गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि आज आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लोग वेस्ट एशिया की बात करेंगे। आपको चिप नहीं बन रही है तो लोग चीन की बात करेंगे कि रेयर अर्थ वहां से नहीं आ रही है। ट्रेड के मामले में आपके टैरिफ्स बढ़ गए तो अमेरिका की बात ज़्यादा होगी। तो आप आज के ज़माने में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से इंसान की हर गतिविधि विदेश नीति से जुड़ गई है, जो पहले इतना नहीं था। तो ये दो बड़े फर्क हैं। एक तो नेतृत्व और रिजीम जो है वो ये बताना चाहता है कि हमने ये किया और हमने ये और लोगों से बहुत अलग किया। ऐसा है नहीं। आधारभूत में विदेश नीति में कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। जैसे आजकल डॉक्टर जयशंकर तो हमारे जेएनयू के विद्यार्थी रहे हुए हैं, हमारे सेंटर के विद्यार्थी रहे। आपके स्टूडेंट थे वो? मैंने पढ़ाया है उनको, एक तो स्टूडेंट ही हुए है। हाँ, नहीं वो बहुत इज्जत रखते हैं और बहुत शार्प लड़का है। और सुब्रमण्यम का बेटा है, मैंने बताया ना आपको, हमारे सुब्रमण्यम से उनकी शादी में तो सुब्रमण्यम ने हम सबको बुलाया था। पहली शादी में। ये उनकी दूसरी शादी है, क्योंकि पहली पत्नी कैंसर से चली गई बेचारी। और फिर जहाँ जहाँ वो गए, श्रीलंका में मैं श्रीलंका की पढ़ाई करते हुए उनसे वहाँ मिला था। अमेरिका की रिसर्च करने में गया तो वहाँ वो काम कर रहे थे। मैं सिंगापुर में 8 साल रहा, वो वहाँ हाई कमिश्नर थे। तो काफ़ी संपर्क रहा है। एनीवे, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट और क्या था? यही था कि हम आपसे बंधेंगे नहीं, आपसे बंधेंगे नहीं, अपनी मर्जी से बात करेंगे। तो नाम बदल गया, काम तो वही है। हाँ, है तो वही। तो सर, कुल मिला के जो आप बात कह रहे हो उसमें दो बातें निकल के आती हैं। क्या हमने फॉरेन पॉलिसी को एक इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है उसका प्रो दिखाने के लिए, पर्टिकुलरली उसकी नेगेटिव बात नहीं होती। दूसरा, आपने जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइनमेंट की लेगेसी की बात करी। क्या जो नेहरू की जो नॉन अलाइनमेंट की जो लेगेसी है वो हम पर्टिकुलरली पूरा भूल चुके हैं या हमने उसको री इन्वेंट कर लिया है? हमने उनको रीडिफाइन कर दिया है। रेटरिक्स बदल गई है, कंटेंट नहीं बदला है। नेहरू की आजकल जो आलोचना होती है वो 3 विषय पे बड़ी होती है। एक तो अमेरिका से नहीं जुड़े, ये नॉन अलाइंड रहे, ये अमेरिका से जुड़ जाते तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, चीन के साथ इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर दिया, चीन ने हमको दगा दिया। तीसरी बात, पाकिस्तान में पीओके नहीं ले लिया। 3 बातों पे होती है। अमेरिका से आप जुड़ गए, ट्रम्प साहब ने समझा दिया अमेरिका क्या है। वो नेहरू समझ गए थे, पहले ही समझ गए थे। अमेरिका को पार्टनर्स ऐसे चाहिए जो उनके कहने पर अंगूठा लगा दे। वो नेहरू ने मना कर दिया, हम लोग लगाने लगे हैं। आजकल अमेरिका में जो गड़बड़ होता है, कितनी बार ट्रम्प कैसे कैसे लफ्ज बोला है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, बोलता ही रहते हो, कंटिन्यूअसली बोलते रहते। हम लोग रिएक्ट नहीं करते। उसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? क्या एक मजबूत वजह? मैं नहीं बता सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजिक चॉइस हो सकती है, लोग कह सकते हैं उसको। ये एक अब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी अमेरिका में जाके ये नहीं कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार। किसी भी प्रधानमंत्री ने वहाँ के इलेक्शंस में ये नहीं कहा कि हमारी चॉइस ये है। हमने कहा, और ट्रम्प की पहले वाली टर्म में और
ट्रम्प के सक्सेसर के वक्त में भी, ओबामा के वक्त में भी, ओबामा ने हिंदुस्तान में आके कहा कि आपके यहाँ सोशल यूनिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ को अलग नहीं रखना चाहिए। जो ओबामा की सेकंड विजिट है उसकी लास्ट स्पीच है, पढ़िए कहीं जाके। हाँ, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि, और ये बात मैंने प्राइवेटली भी प्राइम मिनिस्टर को कही है। सुनिए, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया उसको। और कहते हैं कि नेहरू बिक गया, कहते हैं कि ये मनमोहन सिंह ने ये नहीं, ये राजनीति है। ओके, ये विदेश नीति का मूल्यांकन नहीं है, ये राजनीति है। तो सर मैं इन सब से एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हावी हो रही है? क्या वो हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर हावी हो रही है कि हमारे को ये कहना पड़ रहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, और हमारे जो आपके जो स्टूडेंट हैं एस जयशंकर, उनका तो चलो उनकी जो काबिलियत आपने कहा कि ही वॉज ए गुड स्टूडेंट या जो भी वो रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि उनके दिमाग के ऊपर भी भारत की राजनीति, डोमेस्टिक राजनीति, उनकी डिप्लोमेटिक समझ के ऊपर हावी हो रही है, जिसकी वजह से उनको इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ रहे हैं? या एक तरीका ये भी है कि भाई उसको मिनिस्टर बनाया है मोदी ने, तो वो मोदी मोदी कहना जरूरी है? नहीं, मोदी मोदी कहने की बात नहीं है, लेकिन जिस व्यवस्था में वो लग गए हैं उस व्यवस्था को तो उनको संभालना पड़ेगा ना, समर्थन देना पड़ेगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। जब जयशंकर बहुत शार्प है, और अभी जो यूरोप वगैरह अमेरिका पे जो उसके कई सारे स्टेटमेंट हैं वो साफ और ब्लंट हैं बहुत, कि यूरोप किसी ज़माने में ये समझता था कि यूरोप की प्रॉब्लम्स विश्व की प्रॉब्लम्स है, विश्व की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कहा है उन्होंने। तो लेकिन व्यवस्था में रह के आप, ये व्यवस्था ऐसी है कि आपको अलग बात नहीं कहने देती। ओके, इसे, और वो समझते हैं, इंटेलिजेंट है, और वो ये भी जानते हैं कि उनके फादर व्यवस्था की परवाह नहीं करते थे, जो वो ठीक समझते थे वो बोलते थे। ओके, के सुब्रमण्यम को अगर आप तोलें, बहुत मुश्किल है ये तोलना उनको, लेकिन वो न्यूक्लियर इशू पे, सिक्योरिटी पे, कारगिल रिपोर्ट को लेकर सब जगह उन्होंने वो बात कही है जो उनको ठीक लगता था। उसका नतीजा क्या हुआ? सुब्रमण्यम को कभी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, सुब्रमण्यम को कभी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बनाया गया। ये जयशंकर को पता है कि व्यवस्था से लड़ोगे तो व्यवस्था आपको अलग थलग करेगी। अगर आप व्यवस्था को शीशा दिखाओगे, तो एक गजल है जिसमें है ना कि चाहे उसे सोने में जड़वा लो, शीशा झूठ बोलता ही नहीं। ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। आप शीशे की कितनी तारीफ कर लो, वो तो सच बताएगा। वो सुब्रमण्यम था, तो सच बताता कि आपने यहाँ पे गलती की। कारगिल में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हमारा, 2 टूक जबान में सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। पहलगांव में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी ये व्यवस्था बात नहीं करती। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो ये पिता पुत्र ने पिता की लीगेसी से सीखा है कि कहाँ सावधान रहना है, कहाँ संभाल के कदम रखना उससे है। मिलेगा क्या उनको? क्या मिलेगा? चलो वो ये मिनिस्टर तो इसका बन जवाब मैं नहीं दे सकता। मिनिस्टर तो बन गए, पर उससे क्या हो जाएगा? चलो आप नहीं, एक गुड इसके- लाइफ लीड कर रहे हो 5-7 साल, पर नहीं, लाइफ आप- आराम की लीड नहीं है, हाँ, लेकिन एक व्यवस्था में आपकी इम्पोर्टेंस है। सुब्रमण्यम जयशंकर और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम में यही फर्क है। अच्छा, जेडू में दोनों में फर्क ये है कि ये व्यवस्था के साथ चलना चाहते हैं, व्यवस्था से नकारवाना नहीं चाहते हैं, उसके मार्जिन पे, हाशिए पे नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जयशंकर नहीं है भाई। हर आदमी कोशिश यही करता है कि व्यवस्था से जुड़े। जो बहुत लोग पहले सेक्युलरिज्म के लिए सीना तान के बात करते थे, आज नहीं करते। तो आप एक को दोष दे, मैं दोष नहीं देता हूँ। ये
परिवर्तन का स्वरूप है और उसमें आपको रेलेवेंट बने रहना है। अगर जिसको ये जानते हैं। नहीं, हमारे जैसे लोग हैं कि हम टीवी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम नहीं जाएंगे। ये क्या भी- करोगे आप? 2,000 रुपया देते हो, रखो, ईश्वर खाना पानी दे रहा है हमको, हम मस्त है। हम्म, ठीक है। और दूसरा ये है कि नहीं यार, मुनि तो रोजाना दिखना चाहिए यहाँ पर, तो जाऊंगा मैं, जो उनकी बात होगी वो करूंगा। ग्रेट सर, इसी को मैं इस बात पे लीड करता हूँ कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे को एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में इतनी डिफिकल्टी क्यों आ रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने पहली शपथ ली थी तो अपनी जो नेबर फेस्ट पॉलिसी थी उसकी एक बड़ी झलक थी वहाँ पे, जो वहाँ आसपास के हमारे पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उसको अब इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना? भैया ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मेरे मन का सवाल पूछा है। मैंने लेख भी लिखे हैं इसके ऊपर, और मैं उन थोड़े लोगों में हूँ जो उसका मूल्यांकन आलोचनात्मक ढंग से करता है, जी। जो अप्रूवल के ढंग से नहीं करता है कि सरकार की पॉलिसी है तो सरकार ठीक है। हमेशा से नेबरहुड हमारे लिए एक अहम बात रही है, हमेशा से। नेहरू के वक़्त से अंदाज़ अलग था उसका, मिसेस गांधी के वक़्त से पाकिस्तान को तोड़ा उन्होंने, नेबरहुड है ना, हुआ ना ये। लेकिन अब जो नेबरहुड फर्स्ट का फ्रेज आया जो हमारे सामने, पहली बात तो मोदी जी ने चुनाव के कैंपेन के वक़्त में ही उनको ये समझा दिया गया था कि आप इसके ऊपर जोर दीजिए। ओके। दो बातों पे जोर दीजिए, एक नेबरहुड और एक अमेरिका। अमेरिका से तो दोस्ती चल रही थी, उसको बढ़ाइए। अमेरिका से जो आज हम नज़दीकी देख रहे हैं वो बेसिक कंट्रीब्यूशन है मनमोहन सिंह का। ओके। 2005 में प्रणब मुखर्जी जो बाद में मोदी जी के साथ लग गए, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था अमेरिका से एज ए डिफेंस मिनिस्टर। ग्रेट। 2005 में 2008 में अमेरिका ने हमको न्यूक्लियर पावर मान लिया, जबकि अटल जी के वक़्त में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्रेडिट अटल जी को जाना चाहिए और जाता है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाई और जसवंत सिंह से बातचीत करी बहुत सारी कि आप इसको बंद कीजिए, इसको ये कीजिए, वो कीजिए, वॉट एवर एल्स इट इज। तो 2008 में और सारी जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस हैं, मिलिट्री में कोऑपरेशंस हैं, वो सब के सब आधारभूत ढंग से मनमोहन सिंह के वक्त शुरू किए हुए हैं। तो इनको ये सलाह दी गई, नटवर सिंह जी मिले उनसे, रजकोत्रा जी मिले उनसे, सब ने ये कहा, नटवर सिंह जी ने बताया था मेरे को ये बात, हाँ, कि आप इस पे चलिए। तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया अमेरिका के रास्ते को। और नेबरहुड के लिए इन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह जी की एक गड़बड़ थी, वो एक तो बोलते नहीं थे। मैंने कहा ना, कुछ लोग कहते मैंने ये किया, वो तो बोलते ही नहीं कि मैंने क्या किया, जो कह दिया वो सुन लिया। मरते वक्त उन्होंने ये कहा, आई होप दैट हिस्ट्री विल जज मी करेक्टली। अलग किस्म का व्यक्तित्व है उनका, ठीक है, लेकिन वो मिलने नहीं जाते थे, वो जफियां नहीं पाते थे। तो वो सालों तक नेबरहुड की विजिट्स वगैरह नहीं हुई थी। ओके। तो नेबर के लोग ये समझते थे कि यार हमको कोई घासे नहीं डाल रहा। अब नेपाल में माओवादियों का जो आंदोलन था, उसको सुल्ताने में मनमोहन सिंह के वक्त में बात हुई और अटल बिहारी जी के वक्त में बात हुई, ठीक है, लेकिन वो नहीं गए। जब नई सरकार नेपाल में आई तो वो नहीं गए वहाँ पर, श्रीलंका में नहीं गए। तो फर्क था दोनों में। तो इन्होंने ये कहा कि मैं अलग से नीति चलाऊंगा जो मेरे पुराने लोगों की नहीं है, इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पे मेरे व्यक्तित्व की छाप होनी चाहिए। ओके। तो वो छाप हुई। दूसरा ये हुआ जो मेरे ख्याल से बाद में सोचा गया, जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो नहीं सोचा गया, और इसीलिए फैनफेयर के साथ में पॉलिसी शुरू हुई। और फैनफेयर ये था कि सबको बुलाओ, एक साथ सबको बुलाओ। सबको बुला के क्या किया आपने?
इसका अध्ययन नहीं हुआ है अभी तक। जब नवाज शरीफ आए तो उनसे कहा कि आपके दौरे के वक्त दौरान में आप कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। ओके। उन्होंने नहीं लिया। नतीजा वो वापस गए पाकिस्तान में तो उनकी फजीयत हुई। हाँ। लोगों ने कहा कि कश्मीर के लिए कुछ नहीं बोल के आया है, और यही मौका मिला कि वहाँ के आर्मी चीफ ने उनको हटवा दिया। बाद में हट गए ना वो वहाँ से लोग। श्रीलंका वाले आए, उन्होंने उनको कहा कि हम 13th अमेंडमेंट जो है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, वो तमिल वाले प्रश्न के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 1 to 1 जो बात हुई सबकी, सुशील कोइराला नेपाल वाले थे, उनसे कहा गया कि आप तराई को कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। तो ऐसे मुद्दे उठाए जो इन लोगों को बहुत प्रिय नहीं थे। ओके ओके, ग्रेट। तो मैं समझता हूँ शुरुआत में इस सब जश्न के पीछे भारत की अपनी छाप को असर्ट करने की प्रवृत्ति थी, और वो ज़्यादा दिन चली नहीं। 2014 में नेपाल ये नेबरहुड पॉलिसी शुरू हुई, 2014 में ही हमने पाकिस्तानियों से बात करना बंद कर दिया। जो सार्क की समिट हुई थी काठमांडू में 2014 के आखिर में, उसमें आप देखिए पुरानी क्लिप्स, नवाज शरीफ और मोदी जी ने तो एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाए। नेबरहुड की शुरुआत हुई वहां से। 2015 में हमने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। 2015 में ही हमने नेपाल के ऊपर ब्लॉकेट लगा दिया इकोनॉमी का। 2015 में हमने मदद की और या हमारा समर्थन रहा, राजापक्षे की सरकार बदल गई श्रीलंका में। तो ग्राउंड पे तो ये एक चल रहा था, एक ग्राउंड पे। दूसरे ग्राउंड पे ये भी चल रहा था कि हम नेबरहुड फर्स्ट है, हम आपको मदद देंगे। आपके यहाँ नेपाल में भूकंप हुआ तो हम सबसे पहले पहुंच गए। तो दोनों एस्पेक्ट हैं उसके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, जो व्यवस्था का चरित्र है जैसा दिखावा है। क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है मैं बताऊं आपको, 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक तो दो तो मैंने दिए, नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान से बातचीत बंद करना। सार्क को डाल दिया हमने ठंडे बस्ते में, नहीं आएंगे हम, जब तक पाकिस्तान सबमिट करेगा तो हम नहीं आएंगे। अरे भाई पाकिस्तान की बारी है, करने दीजिए ना सबमिट, क्या प्रॉब्लम होगा उसका? नहीं है, हमने बिम्स्टेक शुरू कर दिया, नया शुरू कर दिया, व्हाटएवर एल्स इट इज। श्रीलंका के 2 राष्ट्रपतियों ने ये कहा कि भारत हमारी जान पे हमला करवाया है। अच्छा, दे ब्लेम रॉ फॉर दैट। राजापक्षे ने भी, और उनके बाद जो सिरिसेना आए, मैत्रीपाल सिरिसेना, तो उन्होंने भी, दोनों ने ये कहा। बांग्लादेश और मालदीव्स में सरकारें नहीं बोली, लेकिन वहां का ओपोजिशन ने 2 मूवमेंट चलाए, क्विट इंडिया, इंडिया आउट। बांग्लादेश में हसीना ने हमारी दोस्ती की, लेकिन हसीना ने भी खड़ी होकर, आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल किया था ना, जब सीएए बनाया हमने, तो हसीना ने दुबई में बैठ के ये संदेश दिया कि इसकी क्या जरूरत थी। सीएए बना के आपने वो कहा और कि सभी रिफ्यूजीज को हम एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट मुस्लिम्स। हाँ, वो तो फिर डायरेक्ट वो है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना। आपको हिंदू वोट कंसोलिडेट करना है। इसी सबसे अच्छा तरीका। म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो पार्षद खड़ा होता है, उसको कोई सवाल करो ऐसा रिलीजन के मामले में, तो उसको कहता है तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान चले जाओ। तो विदेश नीति पे जो आपने कहा ना, ओवरटेक नहीं, स्पिल ओवर है उसका। हमारी घरेलू नीति फैल कर जा रही है हमारे पड़ोसियों में। ओके। वो फैल के जाएगी। और उसके अलावा जहां दूसरे देश में हम गए हैं, भारतीयों को इकट्ठा किया। भारतीयों को इकट्ठा करके मोदी जी ने भी, दूसरे नेता जाते हैं वो भी कहते क्या है उनको, कांग्रेस बड़ी खराब है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ना है ये।
मेरे से पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो हमने ये कर दिया, हमने इतने लोगों को चूल्हे दे दिए। ये सब हम विदेश में भारतीय मूल के लोगों से बात करते हैं, उनको क्या मतलब है किसको कितने चूल्हे दिए आपने यहाँ, लेकिन हम करते हैं, हम बताते हैं कि हमारा घर में ये काम है। तो इस तरह से स्पिल ओवर हुआ है, उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्पिल ओवर हुआ है, वो लार्जली बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। मोदी जी लाहौर गए थे एक बार बाद में ये बताने के लिए, बेटे की शादी में नवाज के, जो पुरानी परंपरा है। अटल जी को देखे ना, अटल जी भी बस लेके गए, कारगिल हुआ उसके बाद भी जनरल मुशर्रफ को बुलाया। तो ये ट्रेडिशन है हमारी पॉलिसी में, ये है कि अगला आदमी, नेहरू ने एक सेंटेंस कहा था कहीं, बहुत अच्छा सेंटेंस, उसने कहा व्हेन योर एनिमी स्ट्रेचेस हैंड्स टू यू, यू क्लैंप इट, पकड़ लो उस हाथ को। अगर उसका इरादा अच्छा है तो बात आगे बढ़ेगी, अच्छा ही होगा। अगर उसका इरादा अच्छा भी नहीं है तो आपने उसके दो हाथों में से एक को तो थाम लिया ना, तो आपका झगड़ा कम करेगा वो। सच ए ब्यूटीफुल सेंटेंस said by Nehru, which many others have acclaimed. लेकिन नेहरू तो फजीयत है हमारे यहाँ। सर आप बहुत नाराज हो सरकार से, आई थिंक। हाँ, आप बहुत नाराज हो सरकार से, आई थिंक। अब यही कहा ना, यही डर था मेरे को। मैंने कहा कि आप मूल्यांकन करो तो दोनों पहलू, मैंने ये भी कहा ना कि हम, इन्होंने मिलना शुरू किया सबसे, हम भूकंप आता है तो चले जाते हैं, आर्थिक संकट श्रीलंका में है तो हम पैसा देते हैं, मालदीव में पानी की जरूरत है तो हम पहुंचाते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना भैया, वो भी हुआ है। ठीक बात है। प्रॉब्लम ये है आप जो टीवी चैनल है उसकी तरह बात कर रहे हो। नहीं, नॉट कि नेगेटिव बताते हुए हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नीति का मूल्यांकन आप मुझे एक विद्यार्थी की तरह से पूछ रहे हैं, तो मैं तो विदेश नीति के विद्यार्थी की तरह ही बात करूंगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो सरकारी एम्बेसडर तो नहीं हूँ अभी, नेचुरली। हाँ सर, जैसे आपने ट्रेडिशंस की बात करी, नवाज शरीफ की, और आपने अटल जी की बात करी, तो एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है, और कल्चरल डिप्लोमेसी हमारी शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री है बहुत लोगों के साथ। जैसे हमारी ईरान के साथ बहुत बात हुई, हमारी नेपाल के साथ बहुत है, हमारी श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ तो नेचुरली है ही, तो नेपाल के साथ जैसे गोरखा रेजिमेंट और ये है। तो हम उस कल्चरल डिप्लोमेसी को भी भूल गए हैं, या उसका हम स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं, कल्चरल डिप्लोमेसी को हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। सुनिए, ओके सुनिए, लेकिन कौन सी कल्चरल हिंदुस्तान की कल्चर क्या है, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन क्या है मेरे हिसाब से? फिर आप कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ। प्लीज नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा ही, मैं बता रहा हूँ आपको। आप फिर कहेंगे तो कह दीजिए, उसकी चिंता नहीं है मेरे को। फिर बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की कल्चर कंपोजिट कल्चर है। हम लोग 5 धर्मों के उपासक हैं। यहाँ बनाए हमने 5 धर्म। क्रिश्चियनिटी को हमने छूट दी है। इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान उस वक्त था जबकि मोहम्मद जिंदा थे, और हमने, मैं कहता हूं हिंदुस्तान, इंडिया मस्ट ओन इस्लाम। आई विल टेल यू व्हाई। जो इस्लाम हमारे वेस्ट से आता है वो रेडिकल है, वो वायलेंट है, वो एसर्टिव है। हमने जो उसमें मिलाया पाकिस्तान होने से पहले, सूफिज्म मिलाया। ग्रेट। सूफिज्म मिला के उसको मॉडरेट किया, और वो मॉडरेटेड इस्लाम हमारी तरफ से ईस्ट में गया, वेस्ट से आया। वो मसाला ट्रेड था, जो भी था, उससे केरला के कोस्ट पुरानी वहाँ गया। तो वहाँ हमारी किताब है इंडियाज ईस्टवर्ड एंगेजमेंट। तो वहाँ गया तो वहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, इन सब में सॉफ्ट इस्लाम है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आप चले जाइए, वहाँ अर्जुन रथ वाला मुलमा बना हुआ है इतना। बाली सारा हिंदू है। वो लोग सब के सब, मुसलमान नहीं मुसलमान, बुद्धिस्ट नहीं बुद्धिस्ट, सब के सब रामायण जपते हैं। सारी जगह रामायण के नाटक होते हैं हमेशा से, हर साल।
तो ये कंपोजिट कल्चर है हमारी, ठीक है ना जी। कंपोजिट कल्चर की वजह से ही पुराने लीडर्स ने किसी एक रिलीजन पे एम्फेसिस नहीं दिया। ओके। हम जो कल्चर, जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स अटल जी ने भी नहीं किया, लेकिन अब जो एनडीए की सॉफ्ट पॉलिटिक्स है उसमें हिंदुत्व पे जोर है और थोड़ा बहुत जोर बुद्धिज्म पे है। क्रिश्चियनिटी आउट, इस्लाम आउट। ये हमारी कल्चर नहीं थी, ऐसा हम मानते हैं। उसको अब आजकल हिस्ट्री में लिखा रहे हैं कि सब वेस्टर्नाइज्ड है, सेक्युलरिज्म इज ए वेस्टर्नाइज्ड वर्ड। भाई वेस्टर्नाइज है कि नहीं है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ के लोग हैं ना, इस देश में 12, 13, 14% मुसलमान हैं और हिंदुओं में दलित हैं जो हिंदू धर्म को मनुवादी कह के नहीं मानते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये कंपोजिट कल्चर है। अब अगर हम एक एम्फेसिस को, एक चीज को एम्फेसाइज करेंगे तो आप हमारा नेबरहुड देखिए, क्या है नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में 4 इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, ठीक। बाकी जो रह गए उसमें से 2 या 3 बुद्धिस्ट हैं, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान। एक हिंदू राष्ट्र रह गया, वो भी अपने आप में डाइवर्सिटी है वहां पर भी, और उन लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही है। हिंदू वहां जमाने से थे, लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बना। 60 में बना, सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स है पीछे बहुत लंबी चौड़ी। तो अगर आप ऐसे माहौल में, ऐसे नेबरहुड में अगर आप एक लाइन को ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो आप वहां के डिविजन्स के अंदर घुस रहे हैं। ओके। लोग नहीं पसंद करेंगे उसको। अब आप ये कह सकते हैं कि बुद्धिज्म करके हम बुद्धिस्ट को जोड़ रहे हैं, लेकिन 4 इस्लामिक कंट्रीज हैं। आप हर बार किसी को कहोगे तुम पाकिस्तान चले जाओ तो वो उनको गवारा नहीं है। तालिबान लोग हमको पहले एक्सेप्टेबल नहीं थे, अब स्ट्रेटेजिकल कंपल्शन की वजह से, सामरिक दबाव की वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नेबरहुड पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया, और उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो संतुलन रखना पड़ेगा। ओके सर, बालन साहब प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल में, और मेरा तो एक दोस्त है, उसके वो पहले गाने भी सुनते थे, वो रैपर था, और पहले ऐसे जब वो रैप करते थे, चलो वो तो हिस्ट्री है, पर जब से बालन साहब बने हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद में उन्होंने जो हमारी नॉन अलाइनमेंट वाली नीति थी शायद उसको ज़्यादा अपना रहे हैं। वो क्लियरली कह रहे हैं कि जो नेपाल के इंटरेस्ट में होएगा हम वो करेंगे, और पर्टिकुलरली उनका जो अब नया अप्रोच जो है वो पूरा नेशनलिस्टिक, टेक्नोक्रेटिक और एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी जो वो है। इस पूरे नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं बालन शाह के बाद? नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के जड़ में बैलेंस है, ये बालन शाह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको। वो हिस्ट्री ये है कि पृथ्वी नारायण शाह जो वहां थे, जिन्होंने नेपाल बनाया 1769, उनके दिव्य उपदेश हैं। उस दिव्य उपदेश में एक सेंटेंस ये है कि नेपाल इज लाइक ए तरुल बिटवीन 2 ढुंगाना। ढुंगाना इज बिग बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े के बीच में एक छोटा सा पौधा नेपाल है। ओके। 2 पत्थरों के बीच में चीन और हिंदुस्तान। और तब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में पावर बढ़ रही है, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसी पृथ्वी नारायण शाह ने, जो हिंदू था, जिसकी एथनिक रूट्स उदयपुर से जुड़ी हुई है, ग्रेट, उदयपुर से गया था, उसने हिंदुस्तान के गढ़वाल, कुमाऊं सबको जीता और नेपाल को बढ़ाया आगे। ये जड़ में है नेपाल की विदेश नीति के संतुलन में। बिगड़ा कहां से? ये बिगड़ा राणाओं के वक्त से, जब राजा को उन्होंने गद्दी पे बिठा के अलग छोड़ दिया और खुद सारा राज्य ले लिया, और उन्होंने कहा अंग्रेजों से, भाई तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे लिए बिके हुए हैं।
तो तुमको गोरखा चाहिए तो हमारी सैनिक ले जाओ, लड़ो उनसे। और अंग्रेजों ने क्यों लिया उनको? क्योंकि गोरखा सैनिक लड़ने से नेपाल की मिलिट्री पावर कंट्रोल में आ गई। ओके, तुम्हारा आदमी तो हमारे लिए लड़ रहा है, तो तुम हमसे कैसे लड़ोगे? हाँ ठीक बात है। नहीं लड़ा। राणाओं ने ये कहा कि आप हमको वरदस्त रखिए, हम यहाँ पर जो दादागिरी चाहते हैं करेंगे अंदर नेपाल के, बाहर में आप जो कहोगे करेंगे। यहां पे पृथ्वी नारायण शाह की पॉलिसी टूटी, जिसको वापस तोड़ा किंग महेंद्र ने। जब वो भी तब जब हमने कहा कि केंद्र राजा नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी मूवमेंट चाहिए। नेहरू ने डेमोक्रेसी चलाई वहां पर, और जब राजा ने हटा दिया बीपी कोइराला की सरकार को, तो उन्होंने बीपी कोइराला को समर्थन दिया और राजा से कहा कि आप ये मत करिए। और ये पॉलिसी हमने आखिर तक चलाई। हमने कहा नेपाल की राजनीति दो खंभों पे गड़ी हुई है, एक तरफ जनतांत्रिक शक्तियां हैं, दूसरी तरफ राजावादी है, और दोनों को साथ चलना चाहिए। वहां के राजाओं को पसंद नहीं है, तो हमारी उससे अलगाव हो गया। सारा माओइस्ट मूवमेंट उसी वजह से पैदा हुआ, जो भी हुआ। तो जो बालन शाह अब कह रहा है कि हम कोई बीच में नहीं है, आपके बचाव के लिए नहीं है, हमारी सारी सुरक्षा आपसे साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम संतुलन की राजनीति करेंगे। हमारे लिए वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हम ब्रिज बनेंगे दोनों के बीच में, बफर नहीं बनेंगे। बफर नहीं बनेंगे। बफर का मतलब एक बीच में, ऐसा हम नहीं है। तो जो बालन कह रहा है वो नेपाल की इतिहास में, नेपाल की हिस्ट्री में निहित है। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये तो। हमको गवारा नहीं है। ओके, क्योंकि हमारी आदत हो गई पुरानी कि नेपाल तो स्पेशल रिलेशन है, रोटी बेटी का संबंध है ना। ये सांस्कृतिक रूप से है। नेपाल अभी भी मरने पे, जन्म में वो सारे श्लोक बोलता है जो हम बोलते हैं। और उन श्लोकों में एक जगह ये भी है, मुझे याद नहीं है, कि भारत खंडे के पार्ट हैं हम, कल्चरली, सिविलाइजेशनली, पॉलिटिकली नहीं। पाकिस्तान कल्चरली, सिविलाइजेशनली इंडिया था भाई, बांग्लादेश इंडिया था भाई। पार्टीशन होने के बाद में उन्होंने कहा नहीं, तुम अलग हम अलग। दैट्स द थिंग सर। लेटली बालन शाह का जो स्टेटमेंट है एनक्रोचमेंट का, कि इंडिया और नेपाल दोनों ने एक दूसरे की जो जमीन है उस पर नहीं, वो एनक्रोचमेंट में बहुत मैंने लिखा है, बात किया है। उसमें दोनों के पास पुख्ता प्रमाण है कि लिपू लेक में क्या होना चाहिए था। लेकिन नेपाल अपने प्रमाणों की बात करता है, हिंदुस्तान अपने प्रमाणों की बात करता है। सीधा फॉर्मूला बताता हूं आपको कि नेपाल तो बना है 1769 से। अरे हम तो कैलाश मानसरोवर तो सदियों से जा रहे हैं ना यार, इसी रास्ते से। नेचुरली जब नेपाल था ही नहीं तब से हम जा रहे हैं ना वहां पे। ठीक है, जब इन्होंने वो उत्तराखंड के इलाके ले लिए तो वो अंग्रेजों ने वापस डाल दिया उनको। तो यथास्थिति हो जानी चाहिए ना। फिर अभी तक जो डिस्प्यूट थी वो थी सिर्फ कोई 85-100 स्क्वायर किलोमीटर की। वो ओली ने आके उसको 400 में बढ़ा दिया। काली नदी जो महाकाली वो कहते हैं, उसको हम अपने जमाने में शारदा कहते थे। तो उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि काली के पूर्व में जो है वो नेपाल होगा और पश्चिम में भारत होगा। लेकिन उस ट्रीटी में ये नहीं बताया कि काली का मुहाना कहाँ पे है, कहाँ से शुरू होती है। अंग्रेजों ने ऐसी बहुत ही लाइनें खींची है, बहुत बॉर्डर्स बनाए हैं जो सब के सब डिस्प्यूट में है। डूरन लाइन डिस्प्यूट में है, बेलफायर डिक्लेरेशन, मैकमोहन लाइन डिस्प्यूट में है, ये रेड क्लिफ लाइन डिस्प्यूट में है।
तो ये सब लाइनें, अंग्रेज यहाँ पे रहने नहीं आए थे, अंग्रेज राज करने आए थे, और उनको जो ठीक समझा वहां पर उन्होंने टेरिटरी के सौदे किए। हाँ, कभी यहाँ पे कभी वहां पे। अक्साई चीन की बात कर लो, चाहे तिब्बत की बात कर लो, चाहे लद्दाख की बात कर लो, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर लो, डोरेंट लाइन को लेके। तो ये उस ट्रीटी के एक हिस्से पे, और आई हैव रिटन एक्सटेंसिवली ऑन दिस, मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को साथ बैठ के अपने अपने जो तथ्य हैं उनको तोलना चाहिए, जो भारी पड़े उसको मानना चाहिए। ओके। क्योंकि अंग्रेजों ने गड़बड़ की हुई है ये। अंग्रेजों के नक्शे ऐसे हैं जिसमें वो इस हिस्से को नेपाल बताते हैं, अंग्रेजों के नक्शे ऐसे हैं जिसमें इस हिस्से को भारत का बताते हैं। ओके। सब पुराने हैं, और इसीलिए नेपाल के राजा ने भी इसके ऊपर मुद्दा नहीं उठाया कभी भी। ओके। ये मुद्दा अंग्रेजों की ट्रीटी जिसकी नेपाल बात करता है, जो वो 1816 की ट्रीटी है। तो 1816 से लेके 1980 तक तो आप बोले नहीं। क्यों? जवाब दो उसका। ठीक तो बात है। प्रॉब्लम का एरिया है ये। कुल मिला के मैं कहूंगा कि क्योंकि अंग्रेजों की वजह से आधे इधर सही है, आधे उधर सही है, तो भाई क्यों अंग्रेजों का लड़ाई लड़ रहे हो? बैठो ना, अपना सॉल्यूशन निकालो कोई। ओके सर, जो बालन शाह की जो ये नई फॉरेन पॉलिसी है, इससे भारत पे क्या असर होएगा? और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ इसी के पैरेलली, कि भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है नेपाल को के साथ डील करने में फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, और नेपाल की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है इंडिया के साथ डील करने में फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से? नेपाल, भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम समझते हैं कि नेपाल जो हम चाहें वो करें, वो नहीं करेगा। और नेपाल ये समझ रहा है कि हम एक दूसरे को खेल के अपना काम चलाएंगे, जो पृथ्वीनारायण का फॉर्मूला था कि जो जिधर जिसका पलड़ा भारी होगा वो उधर झुकेंगे। अब चीन का पलड़ा भारी है, और आप हमको तंग करोगे तो हम चीन की तरफ झुकेंगे, चीन हमको तंग करेगा तो हम आपकी तरफ आ जाएंगे। हालांकि संस्कृति और व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर नेपाल के लोग भी ये मानते हैं कि भारत हमारा सबसे नजदीक का पड़ोसी है। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ट्रेड, लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। ओली ने जाके एग्रीमेंट किया था ना चीनियों के साथ में। चीनियों ने कहा कि हम आपको अपना ट्रांजिट के लिए अपना पोर्ट देते हैं। अरे भाई, वो पोर्ट नेपाल की कैपिटल से 3500 किलोमीटर दूर है, और वहां से सामान आएगा तो उसकी कीमत तो 5 गुनी बढ़ जाएगी। तो कौन बिजनेसमैन वहां से सामान लाएगा? पेट्रोल वहां से आ नहीं सकता। हमने पेट्रोल बंद कर दिया तो उन्होंने कहा चीन से हम पेट्रोल ले लेंगे। अरे चीन से तुम पेट्रोल का टैंक चलेगा, वो आते आते 2 बार तो भरना पड़ेगा उसको। Geographically this is not possible. ठीक बात है। And I think Balan Shah or any other government in Nepal must realize this, that there is a certain inherent dependency on India. Okay. वो आप उसको मानोगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, और हिंदुस्तान ये समझेगा कि ये हमारी जेब में है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आप खामखाम या ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सब बंद करो, और नए भारत, नए नेपाल से डील करने के लिए मोदी जी के भारत को उनकी सेंसिटिविटी और ये फ़र्क जो है उनका समझना पड़ेगा। अंग्रेज़ी में मैं अक्सर एक सेंटेंस कहता हूँ जो सिर्फ नेपाल के लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है। हाउ, उनका सबसे बड़ा डायलेमा जो है, परेशानी है, वो ये है, हाउ क्लोज टू इंडिया इज नॉट टू क्लोज। आपसे दोस्ती करना चाहते हैं हम भैया, लेकिन हाथ ही मिलाओ, गले मत मिलो। अब हमको अपने आप में समेटो मत, हम अलग हैं। भूटान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आता है, मैं जेएनयू में बैठा पढ़ा रहा था, हमारा प्रो वाइस चांसलर आया, उसको मैंने बुलाया, वो मेरा मित्र है, उसको बुलाया मैंने, वो भाषण देने लगा। उससे पहले इंट्रोड्यूस करते हुए वो कहता है कि वी आर द सेम पीपल। उसके जाने के बाद फॉरेन मिनिस्टर कहता है, यार टेल देम वी आर नॉट द सेम पीपल, वी आर डिफरेंट। अपनी आइडेंटिटी है ना वो।
और पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई आपको पार्टीशन के बाद में, और नेपाल ये समझता है हम कभी अंग्रेज के पार्ट रहे नहीं ब्रिटिश एम्पायर के, तो हमारी अपनी पहचान है। अपनी पहचान बनाने के लिए सारे पड़ोसियों की ये बहुत बड़ी दुविधा है कि भारत के साथ मिलना है लेकिन कितना नज़दीक जाना चाहिए, ये इसको सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इक्वल सॉवरेन गेज से उनको नहीं देख पा रहे। बात वैसी करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोगों की सुरक्षा हमसे जुड़ी हुई है, हम कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो हमारी सुरक्षा के खिलाफ जाता। सर, चाइना के राइज को कैसे देखते हैं आप नेपाल में? किसमें? नेपाल में चाइना के राइज को चाइना पहले वाला नहीं रहा। पहले चीन हमारे सभी पड़ोसियों की मदद के लिए तब जाता था जब पड़ोसी बुलाते थे कि भारत देखिए हमको तंग कर रहा है, तो चीन कहता था कि हाँ, वी बिलीव इन इंडिपेंडेंस ऑफ दीज कंट्रीज, वी एक्सपेक्ट देम, वी रेस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी, वी स्टैंड बाय देम, वगैरह वगैरह वगैरह। जितना थोड़ा बहुत असिस्टेंट हुआ दे दिया। वो चीन बदल गया है आज, इस शताब्दी के शुरू से बदल गया है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आने के बाद में ज़्यादा बदल गया है। एक तो ये कि चीन की सामर्थ्य बढ़ गई है, सैनिक भी और आर्थिक भी, और दूसरा ये कि चीन के अपने हित बढ़ गए हैं जिसकी वजह से वो दक्षिण एशिया में आएगा। चाहे हमारे पड़ोसी चाहे नहीं चाहे। आज अगर नेपाल सामने खड़ा होकर चीन से कहे कि तुम अलग रहो, चीन कहेगा रहने दे बेटे, मैं तो आऊँगा, मेरा इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट ये है कि आपका जो दक्षिण एशिया है वो 1.7 बिलियन लोग हैं, एवरेज ग्रोथ उसकी 5.5 से 6.5% है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दक्षिण एशिया के आर्थिक गतिविधि में जुड़ना नहीं चाहेगा। तो चीन क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा? जब आप हिंदुस्तान के साथ, आपके साथ 100 बिलियन का डेफिसिट तक चल रहा है, आप इतना ट्रेड करोगे और पड़ोसियों से कहोगे मत करो, ये कैसे चलेगा भाई? इस बात का सोल्यूशन क्या है सर? जो नेबरहुड फेस्ट की जो आपने बात करी, जो हमने प्रॉब्लम तो क्रिएट कर हमें ये उनकी संवेदनाओं को साथ में रखना है। It is like between that's a bad example, between say elder brother and younger brother. अगर elder brother ये समझता है कि ये मेरा छोटा भाई 21 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, लेकिन उसको वो 6 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, तो छोटा भाई किसी दिन कहेगा थप्पड़ मारूंगा मैं, और कहेगा नहीं तो भी मारेगा, किसी और दूसरे ढंग से मारेगा। तो बड़े भाई को ये समझना चाहिए कि छोटा भाई जवान हो गया है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं। जो यंग जनरेशन्स है ना पड़ोस में, हमने कभी उनको जोड़ा ही नहीं। ये 3 बड़े बड़े परिवर्तन हो गए श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, और जो नई फोर्सेज आई उनके साथ इंडियन डिप्लोमेसी का कोई घनिष्ठ संबंध था ही नहीं। जो आप बालेन की बात आज कर रहे हो, बालेन तो पॉपुलर हुआ रैपर में, हमने सोचा रैपर है, हमको क्या मतलब है इससे, वो प्रधानमंत्री बन गया। वहां पे वो जेवीपी वाला श्रीलंका में आ गया। बांग्लादेश में हम हसीना से इतने जुड़ गए कि और सबको भूल गए। तो हमें अपनी, जहाँ तक भारत का सवाल है, और मैं भारत के बारे में ही बता सकता हूँ, दूसरे पड़ोसियों का मैंने कहा उनका डायलेमा है ये कि हिंदुस्तान से कितना जुड़ें। उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है और ज्योग्राफी हमको हिंदुस्तान से जोड़ती है, लेकिन चीन, वो समझते हैं कि भारत आज चीन से कमज़ोर है। सब जानते हैं ये, हम भी जानते हैं कि हम चीन का मुकाबला अपने आप में नहीं कर सकते। इसीलिए हम जापानियों को भी बुलाते हैं, अमेरिकनों को भी बुलाते हैं। उनके साथ काम करने को हम तैयार हैं, चीन के साथ काम करने को तैयार नहीं है। ओके, तो चाइना के साथ हमारे को किस तरीके के रिलेशन रखने चाहिए? अगर हमारे साथ रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे होंगे तो पड़ोसियों के साथ अपने आप नरमी आ जाएगी। एक एग्जाम्पल है जो आपने पहले कहा, लिपुलेख। जो चीन आपसे प्रतिस्पर्धा करता है वो चीन आज नेपाल की बात नहीं मानता है।
लिपू लेक पे नेपालियों ने 10 बार चीनियों से कहा कि आप हमारे बातचीत का हिस्सा बन जाइए, ताकि उनको बैलेंस करना में मजा आए, बैलेंस कर सके वो। चीन कहता है ये तुम्हारा मामला है, तुम लो उसको। हम तो 1954 से नेपाल भारत के साथ उनसे 19, ये अभी की ट्रीटी नहीं है, अभी तो है ही है। इंडिया चाइना का जो 1954 का एग्रीमेंट है उसमें लिपू लेक से ट्रेड करने का लिखा हुआ है, जिसको 2015 में दोहराया गया, जिसको अब शुरू कर दिया गया है। तो एक इट्स ए रेयर एग्जाम्पल। चाइना से बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा। तो हमारी जो पड़ोसियों के लिए नीति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हम चीन के साथ कैसा संबंध रखते हैं। और चाइना की राइज को हमने मिसअंडरस्टूड भी किया है कहीं पे। मिसअंडरस्टूड चाइना ने भी करवाया है, करवाया भी है। चाइना वेरी एम्बिशियस है, चाइना भी वेरी असर्टिव है। कोई भी बहुत पड़ोसी बहुत खुश नहीं है चीन से। वियतनाम खुश नहीं है, मंगोलिया खुश नहीं है। एशिया के सारे लोग आर्थिक दृष्टिकोण से चीन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से चीन से अलग रहना चाहते हैं। सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, और मैंने टीसी राघवन साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अब जो कंट्रीज़ हैं वो टेररिज्म पे स्टैंड नहीं लेती, अब कंट्रीज स्टैंड लेती हैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर में। वो अपना इंटरेस्ट देख के काम करती हैं। और पर्टिकुलरली उन्होंने पाकिस्तान का भी एग्जांपल बताया कि चलो आप पाकिस्तान से बातचीत करो, कोई इशू नहीं है, पर अगर यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये जवाब देंगे। तो इस नए फिनोमिना को आप कैसे देखते हो? नहीं, जवाब दीजिए ना। तो यही तो सब कर रहे थे, मनमोहन सिंह भी यही कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी यही कर रहे थे। कारगिल के बाद शुरू हो गया ना टेररिज्म, बहुत जोर शोर के साथ में। उससे ही पहले शुरू हो गया था, कश्मीर का मसला तो उससे पहले शुरू हो गया था। लेकिन आप बातचीत करिए ना, जहाँ टेररिज्म है उसका जवाब दीजिए। तो टेररिज्म का जवाब देने में आप इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, आप अपने होम मिनिस्ट्री को नहीं कहेंगे कि भाई गलती कैसे हुई, एक जगह थोड़ा हुई है, होते रहे सिर्फ पहले। हाँ यही है, बार बार कैसे हो रहा है ये? आप हम घर में घुस के मार दिया आपने, फिर भी हो रहा है। तो आप अपने बॉर्डर्स को गार्ड कीजिए, आप अपनी इंटेलिजेंस को पक्का बनाइए, और ऑपरेशन सिंदूर कर दिया आपने, फिर भी हो रहा है। टेररिज्म तो हो रहा है ना, अभी भी कहते हैं ना, सारी दुनिया में हम जाते हैं, जहां भी जिसके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको कहते हैं टेररिज्म डालिए इसमें। इससे थोड़ा टेररिज्म बंद होगा। आपके खिलाफ जो टेररिज्म है जो मुल्क कर रहा है, आप उससे निपटने की कोशिश कीजिए। सर जो ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे सभी लोग जो बाहर समझाने के लिए गए थे, तो उन लोगों से जब वो बता रहे थे कि हमारे साथ टेररिज्म हो रहा है, उन सभी बातों पे एग्रीमेंट था उनका, पर एक बात वो उनसे पूछ रहे थे कि आप एक बात बताओ हमारे को, आपका क्या स्टैंड है गाजा और पैलेस्टाइन पे? किसका? इंडिया का। नहीं, इंडिया का किसके बारे में स्टैंड? पर्टिकुलरली जब इंडिया की जो हमारे यहाँ से जो मेंबर्स गए थे बाहर जाके, जब वो कह रहे थे कि हमारे साथ टेररिज्म होता है, ये नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने गलत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया किसी। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान का हक है कि वो अपनी सुरक्षा करे टेररिज्म से। अरे ये स्टेटमेंट तो यूनाइटेड नेशंस में रोज देते हैं ये जाके, कि एवरी कंट्री हैज ए राइट टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जो फाइट होती है उसमें स्टैंड नहीं लेना चाहते, कोई नहीं लेगा, हिंदुस्तान भी नहीं लेता ना। हमने स्टैंड लिया है क्या यूक्रेन और रूस के बीच में? और ईरान वाले में हमने थोड़ा स्टैंड लिया तो वो उसमें गड़बड़ आ गई ना सारी बात। वही आपने यूएई में जो अटैक हुआ उसको तो कंडेम किया, और ईरान की लीडरशिप को साफ कर दिया, उसको आपने कंडेम नहीं किया। इतना ही नहीं, आपने उसको शोक किताब में जो कंडोलेंस बुक है उसमें साइन करने के लिए भी आपने 5वें दिन या चौथे दिन भेजा खाली फॉरेन सेक्रेटरी को। जबकि ईरान का जो लीडर है वो ईरान के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब उन्होंने बंधन में डाल दिया ना, बुला के प्रधानमंत्री के नाम से उन्होंने इनविटेशन भेजा कि जो फ्यूनरल होगा 30 तारीख को आप आइए उस दिन, और अभी उसका जवाब हमारे पास नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर का इजराइल विजिट जो था ईरान पे अटैक से पहले, वो तो एक दिन पहले हुआ ना, और उसको आप कैसे जज करते नहीं हो? नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट नॉर्मल गेस ये है कि इजराइल मस्ट हैव सेड समथिंग अबाउट इट टू द प्राइम मिनिस्टर। यही वजह थी कि हमने उसको कंडेम नहीं किया। ओके। हमारे इंटरेस्ट तो है इजराइल के साथ में, इसलिए भी नहीं कंडेम किया, लेकिन कहीं कोई ये कह के कम से कम ये कहते कि लीडरशिप को इस तरह से अटैक करना इज नॉट फेयर। ऐसा हम यूएई वगैरह के बारे में, दूसरों के बारे में बोलते हैं ना। पहलगांव अटैक के बाद ईरान ने कंडेम किया था, जस्ट हाँ? पहलगांव अटैक के बाद हाँ, ईरान ने ईरान condemn- नहीं नहीं, ईरान ने हमको काफी जगह मदद की है। ईरान सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भैया, पर्शियन लैंग्वेज हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज थी हिंदुस्तान में किसी जमाने में, मुगल कोर्ट में अभी जो तक भी है। हाँ। तो हमारे संबंध सदियों पुराने हैं, और छाबहार में जाके हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। हम ईरान पे डिपेंड करते थे टू लिंक आवरसेल्व्स विद सेंट्रल एशिया। वो जेटी तो हमारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो, प्रोजेक्ट तो है लेकिन चल नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा है वहाँ। नहीं तो ये सब तय करके आपको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वास्तव में आपको ऑटोनॉमी बतानी चाहिए थी ना। जहां आपको दिखे ये गलत हुआ है, उसको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे मेरे को। हमारा देश जो है फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से अमेरिका और इजराइल का इतना पिछलग्गू क्यों हो चुका है कि हम वो जो भी कह रहे हैं हमारे को एक टीचर स्टूडेंट के ज़रिए मानना पड़ रहा है कि इससे तेल खरीदो, ये करो। 3 हमारे ऑफिसर्स मार दिए, हम उनको कुछ कह भी नहीं पा रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे जैसे चाहे बुला भरा वो कह देते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये फिनोमिना क्या है? हम इतने दबाव में हैं या ये एक सोची समझी रणनीति है? ये है क्या चीज़? हमारी उम्मीद ये है कि हमको सपोर्ट अमेरिका से ज़्यादा मिलेगा। इजराइल हमको हमेशा सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, अरब के खिलाफ है, और हमको भी ऐसा दोस्त चाहिए। तो आज से नहीं, नेहरू के वक़्त से 62 की लड़ाई में इजराइल ने हमको सपोर्ट किया, 65 की लड़ाई में इजराइल ने हमको सपोर्ट किया, 71 की लड़ाई में इजराइल ने हमको सपोर्ट किया। तो इजराइल के साथ पुराने संबंध है। फिर टेक्नोलॉजी इन मुल्कों में ज़्यादा है। चीन हमसे झगड़ा करना चाहता है, तो चीन परेशान कर रहा है। ये हमारी दोस्ती जो और ज़्यादा गाढ़ी हो गई मोदी जी के ज़माने से, वो लद्दाख में प्रॉब्लम हुई उससे शुरू हुई। उसका असर था, एक बहुत बड़ा असर था, उसकी वजह से हुआ। और अब आप हमको लताड़ रहे हो ट्रेड पे। आपने हमारा एक ही जगह से तो इतना फायदा हो रहा था, चीन के साथ तो हमारा घाटे में है, अमेरिका के साथ खत्म हो रहा था, तो उन्होंने बंद कर दिया उसको। तो ऐसा काम होगा जिसमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होंगे, तो उसमें कुछ देखना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ के नीति निर्धारकों का ये मानना है कि टेक्नोलॉजिकली एंड मिलिटरीली जो हमारा सपोर्ट है वो अमेरिका से और इजराइल से ज़्यादा है बजाय चीन के। रूस से पहले वाला संबंध था, वो हम बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन दोस्त हैं आपस में बहुत, तो जाए कहाँ। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अमेरिका से दोस्ती बनाओ, लेकिन हमको ये समझना चाहिए, जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कि हिंदुस्तान के नीति निर्धारकों को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की ज़रूरत अमेरिका को उतनी ही है जितनी हमको अमेरिका की। ओके। 1.4 बिलियन कंट्रीज का लोगों का ये मुल्क है, जो मैंने कहा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और चीन का अगर संतुलन करवाना है तो इस मुल्क के बिना नहीं हो सकता। तभी तो इंडो पैसिफिक बनाया उन्होंने, तभी तो आपसे उन्होंने डिफेंस रिलेशन शुरू किए, तभी तो आपके न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने मान लिया। ईरान वाले को नहीं मानते और किसी को नहीं मानेंगे। तो ये समझ लेना कि हमारी मजबूरी अमेरिका के ऊपर ज़्यादा है, गलत है। उनको हमारी उतनी ज़रूरत है जितनी हमें उनकी ज़रूरत है। और यही वजह है कि बार बार अलग अलग ढंग के बयान ट्रंप साहब के व्हाइट हाउस से आते हैं।
एक दिन गाली देते हैं, दूसरे दिन दोस्ती करते हैं। अब रोबोरियो ने कल क्या बोला बताइए, कि मोदी जी की तो बहुत तारीफ करते हैं ट्रम्प, हिंदुस्तान तो हमारा बहुत बड़ा मुल्क दोस्त है, कर रहे हैं ना। ये जो भेदभाव आप देख रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए, और इसीलिए हमको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लगा के जो नहीं होना है वो नहीं होना है। ओके सर, वैसे तो हम पैलेस्टीन के भी साथ रहे हैं, हम वैसे तो पैलेस्टीन के भी पैलेस्टाइन के साथ, पैलेस्टाइन का दुर्भाग्य है कि जो अरब उनके लिए लड़ने को तैयार थे वो नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई, सब के सब तो इजराइल से जुड़ गए। हम कोई लड़ने थोड़ा ना जाएंगे पैलेस्टाइन के साथ में। हमारी सहानुभूति पैलेस्टाइन के साथ सैद्धांतिक है और ह्यूमैनिटेरियन है। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं पैलेस्टाइन का। हेनरी किसिंगर ने एक बात कही थी सर, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है पर दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन अमेरिका ने भी एक बात कही थी, ट्रम्प ने खुद एक बात कही थी, जो ट्रम्प को सवाल में पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 सप्ताह पहले। किसी ने कहा कि साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईरान ने अभी तक कोई मिलिट्री लड़ाई नहीं जीती है, लेकिन ईरान ने कभी कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में मात नहीं खाई है। तो ट्रम्प को पूछा कि व्हाट इज योर रिएक्शन, तो ट्रम्प ने कहा किसने कही ये बात, बड़े गुस्से में कहा। उसने खड़े होकर जवाब दिया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प की पहले वाली टर्म में ट्रम्प ने ऐसे बोला। ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर इशू पे नेगोशिएशंस किए। ट्रम्प खुद नेगोशिएशन कर रहा था जब लड़ाई शुरू हुई, और ईरान ने ये माना था ट्रम्प के सामने, ट्रम्प की सरकार के साथ में, कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। फिर भी इन्होंने हमला किया। तो हमें खड़े होकर ये कहना चाहिए कि अमेरिका ने ये गलत काम किया है, वो हमने नहीं कहा है। ये हमारी कमी है। इसकी वजह से हमारी वेस्ट एशिया की नीति अभी डावाडोल है। अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। ओके, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? या सर, कंक्लूड कर दीजिए इसको। बहुत मजा आया आपके साथ बात कर रहे हैं। मजा तो हमें भी आ रहा है, इसलिए बात कर रहे हैं। हम लोग तो बात विदेश नीति पे आप बात करेंगे तो until the cows come home। और अब इसको एक दो लाइन में कंक्लूड कर दीजिए प्लीज, इस पूरे फॉरेन पॉलिसी वाले सिस्टम को, कि क्या हमारे को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें जो मैंने कह दिया है कि हमें एक तो नेबरहुड की सेंसिटिविटीज को ख्याल रखना चाहिए, और ये मानना चाहिए, जो मानते हैं हम कि भारत बहुत शक्तिशाली है, तो अगर भारत बहुत शक्तिशाली है तो अनवांटेड कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कहीं पर। अनडिजायरेबल, अनड्यू कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। 1971 में अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान से मिलकर अपने आर्मडा भेजे बे ऑफ बंगाल में हमें रोकने के लिए। हम लोग टस से मस नहीं हुए, हमने अपनी बात रखी, वहां पर वो बात रखी है। टेक्नोलॉजी वो आपको उतनी देंगे जितना उनके फेवर में है। वहाँ का एक रूबियो से छोटा अफसर आके रायसीना डायलॉग में क्या बोल गया, नहीं सुना आपने उसको? उसने कहा कि वी हैव लर्न्ड लेसन्स फ्रॉम चाइना दैट वी कैनॉट अलाउ इंडिया टू ग्रो इनटू सच ए पावर दैट इंडिया स्टार्ट्स चैलेंजिंग अस। डैम। तो उन्होंने लाल लाइनें खींच रखी है कि आपको कितनी मदद देंगे। किसी भुलावे में मत रहिए, रेटरिक्स में मत जाइए। उनको जब जरूरत होगी तो वो आपको सर पे बिठा लेंगे। ओबामा ने ये कहा था कि इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी। वो कहाँ गई डिफाइनिंग रिलेशनशिप? पिछले 2 साल से तो डावाडोल हो गई सर। ये हकीकत है। आई एम नॉट कॉन्कॉक्टिंग फैक्ट्स। और जो हमारे नीति निर्धारक हैं ज़्यादा जानते हैं कितनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कितनी मदद दे रहे हैं, कितनी देंगे,
कहाँ मना किया है, कहाँ हमारी को चूटी काटी है, कहाँ हमारे पाँव पकड़े, कहाँ हाथ पकड़ा है। तो उस हिसाब से काम करिए ना, अपना स्वाभिमान रखिए ना। स्वाभिमान क्यों छोड़ते हैं हम अपना? ओके, आपके स्टूडेंट के लिए था ये मैसेज सर? नहीं, स्टूडेंट के लिए कोई मत। आई रेस्पेक्ट हिम, आई हैव टोल्ड हिम ही इज अ वेरी ब्राइट बॉय, और अपनी तरफ से वो अभी भी ठीक कर रहा है। फर्क यही है कि वो ही डजंट वांट टू गो हिज फादर्स वे, दैट्स द राइट वे, so far as the system is concerned. He is going the right way. द राइट वे। The father went the principled way. ओके, बताया था ना आपको, डिटेल्स तो बता दी ना। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।